मैं मांडवी शिवम, वरिष्ठ प्रवक्ता राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव। आज हमारे बीच यहाँ पे जनपद कन्नौज से कई सारे किसान यहाँ पे आए हैं और प्रशिक्षण लेने आए हैं। अभी क्लासरूम में जब मैं प्राकृतिक खेती के विषय में इनको बता रही थी, तो प्राकृतिक खेती का ये विषय की बात हुई, उस पर चर्चा जब हम कर रहे थे तो जीवामृत एक शब्द ये आया बीच में। आप में से कई ऐसे किसान हैं जिनको जीवामृत के विषय में कई सारी जानकारी लेनी है। जीवामृत जब भी ये शब्द आता है प्राकृतिक खेती में, तो मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, कई प्रकार के संशय होता है। और सिर्फ इन किसानों की ही नहीं है, इस देश में जितने भी किसान जो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके भी जीवामृत को लेकर के कई प्रश्न रहते हैं। तो आज हमारे बीच वीके सचान सर यहाँ पे उपस्थित हैं, और जो इन किसानों के प्रश्न हैं जो इन्होंने हमसे पूछे हैं, मैं वही प्रश्न, और आप किसानों के जो प्रश्न हैं मैं वही प्रश्न सचान सर से पूछना चाहूँगी। तो सर, अभी जब मैं क्लास में चर्चा कर रही थी तो जीवामृत की जब बात हुई, तो किसानों का प्रश्न ये आया कि हमें ये जीवामृत आखिर में है क्या। जब चर्चा हुई और इनसे पूछा गया, तो इनसे ये जब मैंने जानने की कोशिश की, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जीवामृत के बारे में सिर्फ सुना है। इनको ये पता है कि जीवामृत गोबर से, गौमूत्र से और बरगद के पेड़ के नीचे की 250 ग्राम मिट्टी से और बेसन से पानी मिला करके बन जाता है। बट मेरी विधि अलग है। तो जो मैंने अपनी विधि बताई और जो इन्होंने पढ़ रखा है या सुन रखा है, उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जीवामृत आखिर में है क्या। जब भी ये प्राकृतिक खेती की बात होती है तो है क्या ये जीवामृत। देखो किसान भाइयों, कन्फ्यूजन एक ऐसा है कि जब हम किसी विषय को, दरअसल आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आपका नहीं है, कन्फ्यूजन इस समाज में, इस सोशल मीडिया में पैदा किया गया है। मैं अक्सर किसान भाइयों से कहता हूं कि खेती को अपने दिमाग से करना होता है, अपने श्रम से और अपने दिमाग से। जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीवामृत के बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं, खेती की उपज को लेकर नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। कोई कहता यूरिया इतना डालना चाहिए, यहाँ तक कि अब कोई कहने लगा कि नमक डालने से भी पैदावार बढ़ती है, फसलों को एल्कोहल का स्प्रे करने से भी पैदावार बढ़ती है, फसलों को अगर हींग का पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो भी पैदावार बढ़ती है, फसलों में फिटकरी डाल दी जाए। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं एक विज्ञान बता रहा हूँ खेती का। ये जो जीवामृत का आपका प्रश्न था कि जीवामृत आखिर है क्या, क्योंकि आपने जो सुना अपने ज़िले में वो सुना जो आपको सुनाया गया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ आपको मेरी सुननी है, एक विज्ञान है। विज्ञान क्या है कि इस धरती जीवित है, धरती जिंदा है, तभी तो मैं माँ कहता हूँ। तो धरती की जिंदा दिली में है कि धरती में नाना प्रकार का जीवन है, नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, नाना प्रकार के छोटे छोटे जीव रहते हैं। जैसे दीमक देखा है आपने, केंचुआ देखा, चींटी देखा, चींटा देखा, गुबरैला देखा, सांप देखा, बिच्छू देखा, और कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। जो चीजें नहीं दिखती हैं वो बहुत असंख्य हैं, मतलब हम गिन नहीं सकते। जब हम इस जमीन में दीमक को मारने के लिए, बात समझना, निमेटोड्स को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, जब मुझको पहली बार किसी ने बताया कि ये दवा डालोगे तो दीमक मर जाएगी, आप सोचना जरा अपने दिमाग से। इस धरती में असंख्य प्रकार के जीव रहते हैं और आपको किसी ने कहा दीमक दुश्मन है और दीमक को मारने की दवा डाल दी, तो क्या हुआ कि इस धरती में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु मर गए। अब जब ये मर गए तो क्या हो रहा है, धरती में जब जो भी कचरा है जो फसलों का उससे छूट गया, उसको हजम करने वाली सेना यही थी। अब वो कार्बनिक पदार्थ तो पड़ा हुआ है लेकिन जीवांश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अब आपने जो सुना कि गाय का पेशाब, गाय का गोबर, हालांकि मेरी बहुत सारे लोगों से इस बात पर स्ट्रगल है। मैं कहता हूं कि साइंस को समझो। जो जीवाणु आपके खेत में थे और पेस्टिसाइड डालने से मरे हैं, वो जीवाणु कहाँ मिलेंगे। तो मैंने आज के करीब ये कि 9 और 16 साल पहले मैं जंगलों से लाया जीवामृत, जंगलों से मिट्टी लाया। ऐसी देखिए ये मिट्टी, इस क्या है, इस मिट्टी को कहा जाता है ह्यूमस। जंगलों में चूंकि कोई पेस्टिसाइड तो डाला नहीं गया,
ट्रैक्टर तो चला नहीं, आग तो लगाई नहीं किसी ने। तो जंगल में प्रकृति की पूरी माया, यानी जंगल में जितने भी प्रकार के धरती में जीव जंतु होने चाहिए वो सब हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं सीधे सीधे जंगल की मिट्टी को उठा के लाया और एक ड्रम में डाला, पानी डाल दिया, चीनी डाल दिया, हिलाता रहा, कुछ हमको मिला। किसानों को ये प्रारंभ का 2009 का बता रहा हूँ मैं। जब मैं लाया था, ये कर रहा था, तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है कि बुरा है, इससे कुछ किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने इसको बनाया एक जंगल से नहीं, मैं पूरा एमपी, पूरा राजस्थान, पूरा उत्तराखंड का पूरा जंगल घूमा और 43 लोकेशन से जगह जगह मिट्टी ला करके अलग अलग ड्रमों में डाल करके बस चीनी और आटा और पानी खिलाता रहा। जब ये मेरे 40-42 ड्रम बन गए तो मैंने कहा आप देखते हैं जरा। 3-4 साल लगे, फिर मैंने कहा ये जो मैंने बनाया है हाइपोथेटिकल, इसके रिजल्ट क्या है। तो किसानों को ये जीवामृत का लिक्विड गोबर में मिला के 5-5 किलो दिया। हमारे किसान बहुत परिचित थे। हमने कहा तुम इसको 2 बिस्वा में, 4 बिस्वा में, एक कोने में जरा डाल के देखो। जब मुझे किसानों ने, सैकड़ों किसानों ने बताया कि साहब आपने जो गोबर दिया था, देखिए मैंने उनको नहीं बताया ये क्या है, आपने जो गोबर दिया था उसमें इतना कमाल था साहब, वो फसल तो मेरी बिल्कुल अलग हुई, बहुत अच्छी हुई, ना कोई बीमारी लगी, वो पौधा भी बहुत खूबसूरत था, उपज भी बहुत खूबसूरत हुई। मुझे समझ में आया कि मैंने जो सोचा था वो अच्छा सोचा था, बस मैं आगे बढ़ गया। ठीक है ना। गोबर पेशाब अच्छा है, लेकिन वो जीवामृत का हिस्सा नहीं है। मल मूत्र जितना भी है खेत में ले जाइए, कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन गोबर जीवामृत का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जीवाणु जो मरे हैं अगर गोबर में होते, जो जीवाणु मैंने मारे अगर वो गोबर में होते, तो गाय का गोबर एक किनारे रखा रहता है, 6 महीने से किसान डाल रहा है, वो सड़ा क्यों नहीं। उसे अगर 1 ग्राम गाय के गोबर में 5 करोड़ जीवाणु होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उन जीवाणुओं का इस नेचर में अब कोई रोल नहीं है। उनका रोल था पाचन में। तो गाय ने गोबर किया, गाय के गोबर में जीवाणु आ गए। अब भैंस के गोबर में, बकरी के गोबर में, आदमी के मल में जीवाणु तो जहां भी खोजोगे वहां मिलेगी। ठीक है ना। ये जीवामृत का मतलब है धरती में पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जीवाणुओं का एक बृहद कंसोर्सिया। हमको ये बनाना है, और ये बनाने के लिए चाहे जंगल से मिट्टी लाएं और चाहे वो हमारे यहाँ से जीवामृत ले जाए। आप कोई संशय, कोई संशय? जीवामृत किसको कहते हैं? जमीन के जो जीवाणु मर गए वो जीवाणु जंगल की मिट्टी से लाना है। अब वो सॉलिड मिट्टी ले आइए तो इसको घन जीवामृत है। अगर आप 50 किलो मिट्टी ले आएंगे तो खेत में नमी की दशा में छींट दीजिए, जीवामृत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि जंगल सबको मुहैया नहीं है और 50 किलो मिट्टी लाना भी वहाँ से संभव नहीं है, इसलिए ये सिस्टम है। सर, दूसरा किसानों का प्रश्न ये भी आता है कि जीवामृत हम बनाएं क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो वर्तमान खेती है, जो वर्तमान स्थिति है और प्राकृतिक खेती की जब भी बात होती है तो हमें ये कहा जाता है कि आपको जीवामृत बनाना ही बनाना है। तो ये जीवामृत करता क्या है, क्यों बनाए हम जीवामृत? देखिए अभी आप, ये जो घास खड़ी है खेत में, ये क्या है? सूखेगी ना कभी, तो ये कार्बनिक पदार्थ है। अब ये कार्बनिक पदार्थ को कार्बन बनना है तो कार्बन बन जाएगा नमी की अवस्था में। जब कार्बन बन जाएगा तो आपने मिट्टी की जांच कराया तो उसमें लिखा रहता है 0.3% कार्बन है। बेसिकली कार्बन, ये जो सूक्ष्म जीव है ये कार्बन को खाते हैं और फिर ये मरते हैं तो एक जीवांश निकलता है। वेद में लिखा गया है कि जीवे जीव और जीव ही जीव का भोजन है, यानी वनस्पतियां भी जीव खाएंगी और जीव वनस्पतियों को खाएंगे। तो जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश। तो ये जीवाणु चूंकि नाना प्रकार के हैं, अभी आप फर्टिलाइजर के बिना, जैसे आज कोई किसी से कहो कि बिना फर्टिलाइजर के क्या खेती हो सकती, तो एक उत्तर आएगा नहीं हो सकती। फिर मैं कहूँ फसलों में कोई बीमारी लगती है क्या बिना फफूंदनाशक के ठीक हो सकती, तो आप लोग कहेंगे नहीं हो सकती।
नेचुरल फार्मिंग में मुझे फर्टिलाइजर और फंजीसाइड को ही डिलीट करना, एक तरफ किनारे रख देना। तो इतनी बात समझनी है कि ये जो जीवाणु हैं, जमीन में जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बन बनेगा, उस पर ये अपना भोजन बनाएंगे, उसको अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और इनका जीवन कितने दिन का होता है? जैसे मैं 70 साल जीता हूँ, कुत्ता 12 साल जीता है, हाथी 100 साल जीता है। इनका जीवन 8, 10, 12 घंटे का होता है बस। तो तेजी के साथ इनके मरने का प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो जितना कार्बन होगा, खाएंगे मरेंगे, खाएंगे मरेंगे, खाएंगे मरेंगे। और जो इनका जीव द्रव्य है वो फसलों का भोजन है। तो मुझे यूरिया, डीएपी, पोटास, फास्फेट नहीं देना पड़ेगा। हम तो यूरिया, डीएपी, पोटास देते हैं। जब ये मरेंगे ना, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर सब कुछ मिलेगा। भोजन में स्वाद आएगा, भोजन की पौष्टिकता बढ़ेगी। तो नंबर 1, फर्टिलाइजर नहीं देना, क्योंकि ये खेत में जो कचरा पड़ा है उसका भोजन फसलों को खिला देंगे। दूसरा, इसमें मैंने कहा असंख्य प्रकार के माइक्रोब्स हैं। तो आपकी फसलों में बीमारी लगती, ज़्यादातर बीमारियां भूमि जनित हैं। यानी कि खेत में कोई फंगस है, जब आपने चना बोया विल्ट का, तो वो फ्यूजेरियम चने के जमते ही चने के सिस्टम में चला गया। अब जब 45 दिन का चना हुआ तो चना सूख गया। इसको क्या कहते हैं? विल्ट या उकसा या उकटा। अगर किसी ने ये जीवामृत डाल दिया बरसात के सीजन में, और अक्टूबर में चना बोया है, डाल के देख लेना। हम इतना चैलेंज करता हूं कि कोई भी किसान जहां भयंकर विल्ट लगता है, वो जीवामृत बरसात में डाल दे, और चना, मटर, मसूर, अरहर, जो कुछ फसल बोना जाए, अगर एक भी पेड़ विल्ट से सूख जाए तो कहना। तो क्या हुआ? फ्यूजेरियम नाम का जो फंगस है, इसमें जो फंगस थे, उन्होंने उस फ्यूजेरियम को वहीं पर खत्म कर दिया। तो मिट्टी से जन्म लेने वाली नाना प्रकार की बीमारियों का सफाया हो जाता है। मिट्टी पल्वराइज हो जाती है, मिट्टी की भौतिक संरचना जो है अच्छी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं रहती है, खेत में फसलों में बीमारी नहीं लगती हैं। ये इसका उपयोग है। अब अगर आप ये प्राकृतिक खेती में कहा जाता है लागत घटाओ। जैसे आदरणीय मोदी जी ने आज के बहुत साल पहले कहा था, हम देश के किसानों की आय में वृद्धि करेंगे। कब करेंगे? 2 चीज़ें। जब मेरी लागत घटेगी फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की, तो थोड़ी सी आमदनी बढ़ेगी। और जब मेरी धरती में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो थोड़ा सा मेरा उत्पादन भी बढ़ेगा। और अगर किसी ने दिल से कर लिया, हो सकता है उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कुछ महंगे दाम पर बिक जाए, तो आमदनी तो 2 गुनी होनी है। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा। और क्या प्रश्न है? सर, दूसरा, जीवामृत बनाने की विधि के बारे में भी प्रश्न आता है। जैसे अभी आपने बताया कि इसमें गोबर और गौमूत्र का कोई रोल नहीं है, बट देश में 14 करोड़ किसान हैं, जिसमें से 10% ऐसे किसान हैं जिनके पास जानवर हैं, बाकी 90% किसानों के पास जानवर नहीं है। तो हम जो जैसे विधि, यानी गाय नहीं है, गाय भैंस नहीं है। तो जैसे आपने जो अभी विधि बताई, आपने बताया कि जंगल से आपको मिट्टी लेके आनी है या फिर यहाँ से जीवामृत लेकर के जाना है। तो क्या जिन किसानों के पास गाय भैंस है वो गोबर गौमूत्र का प्रयोग करें, या फिर उनको इसी विधि से जीवामृत बनाना है? देखो सुनो, मैंने अभी बताया कि ये जंगल की मिट्टी है। मेरे यहाँ भी जंगल है चिरगांव में। एक ये 3 एकड़ का करीब बगीचा है। चूँकि इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, पूरा पतझड़ होता है, पूरा फल यहीं गिरता है, पत्तियाँ यहीं गिरती हैं, सड़ती रहती हैं। मतलब वो एक जंगल ही है। ये जंगल की मिट्टी है, इसमें सारे प्रकार के जीवाणु हैं। अगर किसी किसान के आसपास, जैसे देश के किसान सुनते हो, उनके आसपास कोई जंगल नुमा माहौल हो, तो वहाँ से जाएंगे, 2-4 किलो मिट्टी ले आए, उसमें जीवाणु हैं, और मिट्टी को मैंने इस ड्रम में डाल दिया। इसमें मैंने पानी भर दिया और चीनी डाल दिया। ये चीनी मेरे पास, ये चीनी है। ये शुगर ही इनका भोजन है। हमने चीनी डाल दिया, पानी डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। अब इसके अंदर अब जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो चीनी, जीवों का भोजन जो है एक्चुअल शुगर ही है। मैंने बोला कार्बन, कार्बन क्या? शुगर है।
कार्बन जब भीगा हुआ कार्बन है तो उसको ये चाटते हैं, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई तेजी के साथ मल्टीप्लाइड कर सकें, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे। तो क्या किया, चीनी डाल दिया, पानी डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। अब ये इनका संवर्धन होने लगा, यानी कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब हमको गोबर की, गौमूत्र की, बेसन की जरूरत नहीं है, ना आटे की जरूरत। लेकिन मैं भी आटा बोलता हूं कि चीनी डालो, आटा डालो, गुड़ डालो, आटा डालो। जिस किसान को जल्दी बनाना है, मान लो आज आपकी हमारी मुलाकात हो रही है, आपको लगता है कि 1.5 महीने बाद हमको ये फसल बोनी है या इस फसल में डालना, तो आपके पास समय नहीं है ना, 1.5 महीना है, 1 महीना है, 40 दिन है। तो मैं क्या कहूँगा कि कितनी ज़मीन है, जब जीवामृत बनाएंगे तो 2 प्रश्नों के उत्तर आपको खुद खोजने हैं, कितनी ज़मीन है और कितने दिन में बनना है। मान लो आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और 30 दिन में बनाना है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, 5 एकड़ ज़मीन है और जीवामृत 30 दिन में बनाना चाहते हो, तो मिट्टी की मात्रा आप कर देंगे 8-10 किलो, पानी 100 लीटर डालेंगे क्योंकि 1 एकड़ में 20 लीटर जीवामृत की ज़रूरत है, और 10 लीटर पानी पर 3 किलो गुड़ या 3 किलो चीनी की ज़रूरत है। तो पानी है 100 लीटर, ठीक है ना, तो 20 लीटर पर मतलब 10 लीटर पर 1.5 किलो चीनी की ज़रूरत है। तो 100 लीटर पानी है तो 15 किलो चीनी लगभग हो गई। तो 100 लीटर पानी भरा, 8 किलो मिट्टी डाली और 15 किलो चीनी डाला, डेली इसको हिलाते रहेंगे और 30 दिन में ये बन गया। अब किसी को लगता है कि 10 एकड़ जमीन है और 2 महीने में बनाना है, अभी 1 महीने में बना रहा था तो भी मिट्टी वही थी, अब अगर 2 महीने में बनाना तो मिट्टी की मात्रा वही रहेगी, पानी की मात्रा 2 गुना हो गई और चीनी की मात्रा भी 2 गुना हो गई। किसी ने कहा साहब हमको 200 लीटर बनाना, लेकिन अब मैं रबी में यूज करूंगा, नवंबर में गेहूं बोना है। अब साहब पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर को गेहूं बोएंगे तो 3.5 महीना है और 200 लीटर बनाना है। तो 10 किलो 8 किलो मिट्टी है, 200 लीटर पानी है। अब चीनी जब जल्दी बनाना था तो चीनी मैंने एक ही बार में दे दिया था पूरा 30 किलो। अब क्या करूँगा, जब बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराना है तो 2 काम करने, अगर धीरे धीरे मल्टीप्लाई कराना है, या तो मैं जामन की मात्रा कम कर दूं, मिट्टी की मात्रा कम कर दूं, या उसको भोजन थोड़ा धीरे धीरे दूं। जैसे जल्दी बनाना तो मैंने कहा एक बार 30 किलो दे दीजिए, अब मुझे देर में बनाना है 3.5 महीने में, तो क्या करूँगा, धीरे धीरे चुगाऊँगा, यानी भोजन पूरा नहीं दूंगा। कुछ मरते होंगे, मरेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो जो 30 किलो या 28 किलो हमको चीनी देनी थी वो 3.5 महीने में देंगे, 4 बार कैसे, 6 किलो 6 किलो 6 किलो 6 किलो ऐसे एक टाइम नहीं देंगे, इकट्ठे देंगे तो फिर वो 2 महीना में पूरे 10 की पावर 9 हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। बैक्टीरिया ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जब ये प्रॉपरली इनको भोजन मिल जाता है तो ये ऐसे बढ़ते हैं ऐसे। अब यहीं तक इनको बढ़ना था, जब ये 10 की पावर 9 हो गए तो अब इस ड्रम में फर्दर कोई बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, चूंकि उस एरिया में 10 की पावर 9 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती, तो फिर सफोकेशन फील होगा, फिर वो नीचे ऐसे गिरेंगे। 2 महीने में यहाँ तक आएंगे और 2 महीने में वहाँ तक फिर नीचे पहुँच जाएंगे। अब साहब अगर 4 महीने हो गए, अब मेरे बैक्टीरिया पूरे मर गए, डिस्ट्रॉय हो गए। प्रारंभ में इसका कलर जो है ऐसा होगा, जैसे बहुत सारे किसान हमको फ़ोन करते हैं, ड्रम की पिक्चर बना के भेजते हैं, देखिए साहब मेरा जिंदा है, 4 महीने हो गया। तो क्या शुरू में इसका रंग ऐसा होगा, और जब ये मर जाएंगे ना तो ड्रम का पानी काला हो जाएगा। और काला क्यों हो जाएगा, इनका रंग काला नहीं हुआ, अब नेगेटिव पैथोजन हावी हो गए। जब ये डोमिनेंट थे तो यही डोमिनेंट थे, नेगेटिव वाला कोई नहीं था, लेकिन जब ये मर गए तो नेगेटिव पैथोजन आ गए। हमेशा पॉजिटिव पैथोजन जितने भी हैं वो लाइट कलर के होते हैं, और नेगेटिव पैथोजन जितने भी होते हैं उनका ग्रोथ जब भी आएगी ब्लैक कलर की आएगी। आपने देखा ना, मशरूम खाने वाला और मशरूम जहरीला,
जो मशरूम व्हाइट कलर का है, कुकरमुत्ता बोलते हैं, जो बिल्कुल व्हाइट कलर का है उसको आप सब्जी बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कुकरमुत्ता ब्लैक कलर का है उसको कभी भूल के मत खाना, वो जहर है। तो ये जब मर जाएंगे तो नेगेटिव पैथोजन हावी हो जाएंगे, तो पानी का कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो ऐसे बनाना है कि पहले हमें तय करना कितना बनाना है और कितनी जमीन के लिए बनाना है, कितने दिन में बनाना है, उसके अनुसार हम जीवामृत, जैसे जामन है जीवामृत, वो मिट्टी मैंने डाल दी है, जंगल की मिट्टी थी, दोनों संसाधन उपयोग कर सकता है किसान। ये बहुत जरूरी है। धरती माता को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, धरती माता को जीवंत बनाने के लिए, धरती माता में जो कार्बनिक पदार्थ पड़े हैं वो पच जाएं, हमको केमिकल फर्टिलाइजर ना देने पड़े, हमारी फसल में कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए जीवामृत तो एक आवश्यकता हो गई है। अब किसी का प्रश्न हो सकता है कब तक डालेंगे, तो सीधी सीधी बात है, अगर पेस्टिसाइड फिर डाल दोगे तो फिर मर जाएंगे, या गर्मियों में अप्रैल मई जून की गर्मी में मर जाएंगे। इसीलिए मैं पेड़ की बात करता हूँ। अंदर इन लोगों ने भी पेड़ की बात बताई हो कि मेड़ पर पेड़। और क्या प्रश्न है सर? जैसे अभी आपने बताया कि जीवामृत में हमें अगर भोजन देना है तो चीनी या फिर गुड़ या फिर चीनी आटा या गुड़ आटा के साथ दें। कुछ किसान भाइयों का प्रश्न ये भी होता है कि क्या हम इसमें सीड़ा मिला सकते हैं, क्या हम इसमें, क्योंकि गुड़ की जगह पे हम बेसन मिला सकते हैं क्योंकि बेसन में प्रोटीन होता है, या फिर हम इसमें गन्ने का रस है वो मिला सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उस पर आप सर थोड़ा बताएं। दो चीजें हैं मित्र, समझना बात को। इसका भोजन शुगर है, शुगर जहां जहां भी हो, बस एक चीज ध्यान रखना, हम चीनी दे रहे हैं, मान लो ये चीनी दे रहे हैं 10, मान लो 5 किलो चीनी का बैग है, 5 किलो चीनी देंगे और गन्ने का रस है तो कितना देना पड़ेगा? 1 कुंटल मतलब 100 किलो गन्ने के सीरे में 11 किलो गुड़ बनता है। अब ड्रम में तो आपने पानी भर दिया 200 लीटर, गुड़ डालते तो पूरा वहीं घुल जाता, मतलब पानी का स्पेस नहीं लेता, वो पानी में डिजॉल्व हो जाता। अब अगर सीरा गन्ने का डालना है तो आपको पता है इस ड्रम में मैंने कहा टोटल 28 किलो चीनी देनी है और 28 किलो गुड़ देना है, चीनी या गुड़। अब आपने कहा मेरे यहाँ तो गन्ने का रस है, गन्ने का रस डाल दूं, तो फिर पानी मत डालना, फिर गन्ने का रस ही रहेगा इसमें। कोई ये सोचे कि 5 किलो गुड़ के बराबर 5 किलो गन्ने का रस नहीं चलेगा। क्वांटिटी समझिए, उसमें 90% के लेवल पानी है, सॉलिड मटेरियल गन्ने के रस में इतना है। ये कैलकुलेशन अगर कोई कर सकता है तो वो गन्ने का रस डाल सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब मेरे पास फल हैं, वेस्टेज है, संतरा सड़ गया है, सेव सड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि जब सड़ गया है, ये तो भगवान की पूजा करने चले थे ना, धरती माता की पूजा करने गए, सड़ा फल डालेंगे? सड़े फल में निगेटिव पैथोजन आ चुके हैं। देखना आप, ये जीवामृत के जीवाणु जिस खेत में डाले जाएंगे उस खेत का फल सड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी है, और जिस जीवाणु ने फल सड़ाया है वो निगेटिव पैथोजन है। अब वो सड़े हुए फल इसमें डाल देंगे तो इनका तो बहुत दिन स्ट्रगल चलेगा, आपस में एक दूसरे को साथ युद्ध लड़ेंगे। और अगर फल बहुत ज़्यादा डाल दिए, हो सकता है निगेटिव पैथोजन इनको ख़त्म कर दे। बात समझ गए ना? तो हमें गुड़ डालना है, चीनी डालना है, हमें शॉर्टकट नहीं चलना है। ज़्यादातर किसान सोचते हैं कि हलवाई बेच रहा है 10 रुपया किलो सीरा, बहुत पुराना, वो ला के डाल देते हैं। भगवान की पूजा करने निकले हो, माँ पार्वती का श्रृंगार करने निकले हो, शॉर्टकट? ये तो वो वाली बात हो गई कि जब आप यज्ञ करते हैं तो 220 रुपए किलो में घी मिल जाता है, जब आप देवी के दरबार में जानते हो तो 15 रुपए का नारियल मिल जाता है सड़ा हुआ। तो मेरी तो आदत पड़ गई है कि भगवान को जब भी सड़ाना होगा सस्ती चीज चढ़ाएंगे। भगवान को सस्ती चीज मत चढ़ाइए, अच्छी चीज चढ़ाइए। क्या सर इस जीवामृत के ड्रम में हम वेस्ट डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं? हाँ,
हमको बहुत सारे किसान फ़ोन करते हैं इस बारे में कि सर आपका कल्चर ले गया था और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि बेस्ट डिकम्पोजर है एक गाज़ियाबाद का, तो अगर बेस्ट डिकम्पोजर डाल दूंगा तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। कभी कोई कह रहा है कि साहब एक कंसोर्सिया है वहाँ से निकलता है नागपुर से, उसको डाल दूं, उसमें बताते हैं कि माइकोराइजा बहुत है तो क्या बढ़। मैंने बोला ये जो मैंने मिट्टी डाली है इसमें, ये जो मिट्टी जंगल की डाली है या जो बोतल में बैक्टीरिया है, इसमें जो कंसोर्सिया है, दुनिया में जितने वैज्ञानिकों ने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जितनी भी चीजें सर्च की हैं, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास, वो सब चीजें इसमें, हम क्यों अलग से डाल लें? जीवामृत से इस वाले जंगल की मिट्टी का बना हुआ जीवामृत या जो यहाँ से ले जाएंगे जीवामृत, इसका कोई जोड़ अभी तक है नहीं, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई, सीधे सीधे राम की माया से उठाया और प्रोपोगेट कर दिया, तो उसमें तो भगवान की पूरी माया छुपी हुई है, तो हमें बाहर से कुछ नहीं डालना। सर अगर किसान ये 200 लीटर का ड्रम बना करके तैयार कर ले तो अब इसका प्रयोग कैसे करना है हमें खेत में? आप किसी किसान के पास 9-10 एकड़ जमीन थी तो उसने 200 लीटर बनाया, ठीक बोलो। अगर 5 एकड़ जमीन थी तो 100 लीटर बनाया। अब ये हमको इनाकुलेट करना है, ये बैक्टीरिया जमीन में इनाकुलेट करना है। क्या करना है? इनाकुलेट करना है। इनाकुलेशन की 2-3 विधियां हैं। पहला, अगर आपके जैसे बारिश का सीजन है, किसी के यहाँ पानी बरसा है, खेत में पानी भरा है, तो इसमें से एक बाल्टी जीवामृत निकालेगा 20 लीटर की, एक मग्गा लेगा, 1 एकड़ जमीन में 40 जगह अलग अलग स्थान पर फेंक आएगा। पानी 2 इंच 1 इंच आधा सेंटीमीटर भरा है, पानी के साथ ये मूवमेंट से हिल डुल करके बैक्टीरिया जमीन में अपना जहाँ जाना था वहाँ चला गया, जो फंक्शन करना था उस फंक्शन में वो लिप्त हो गया। एक तो विधि है कि खेत में पानी भरा हो तो सीधे लिक्विड डाल। अगर खेत में पानी नहीं भरा, ओट आ गई है, बरसात की नमी संचित थी और मुझे जुताई करके अब चना बोना है, तो इस 20 लीटर निकालोगे, 100 किलो सूखी हुई गोबर इकट्ठा करोगे, सूखा हुआ, उसमें 20 लीटर को छिड़कोगे, हाथ से मिलाओगे और जैसे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हो उसी यूरिया की तरह ले जाओगे, खेत में पूरा बिखेराओगे, जगह जगह पूरा, जैसे बीज बोते हो ऐसे भी बोआओ और पीछे से ट्रैक्टर से इसकी जुताई करा दो। अगर बागवानी है, किसी ने ड्रिप लगा रखी है, तो ये 20 लीटर जीवामृत लेगा, 200 लीटर पानी मिलाएगा, बेंचुरी से इसको ड्रिप से चला देगा। कैसे भी, अगर कोई गमला है, मतलब गमले लगा रखे हैं 1000-2000, तो क्या करेगा, 10 लीटर जीवामृत लेगा और 90 लीटर पानी मिलाएगा उसमें। देखिए फिर बता दूं, जीवामृत जितना ही अच्छा है उतना ही खराब भी है। अगर एक गेंदे के पौधे में मैं 100 ml जीवामृत डाल दूं तो गेंदे का पौधा 5 दिन में सूख जाएगा। बेसिकली ये माइक्रोब्स डेड टिश्यू को ही खाते हैं, यानी कोयले को खाते हैं, कार्बन को खाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, मरता क्या ना करता। जब एक गमले में डाला ज्यादा जीवाणु और वहां पर कार्बन नहीं था, तो ये जड़ों का रस पीने लगेगा और पौधा। तो जब भी कभी किसी गमले में किसी पर्टिकुलर एक प्लांट में डालना है, आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा या 2 केवल अंगूर के पेड़ लगाए हैं, तो इसकी 100 ml मात्रा, 50 ml मात्रा, 10 ml मात्रा लो और 10 गुना पानी मिलाओ और उस पौधे के आसपास कहीं छिड़क दो। ठीक है ना? ये डालने की विधि है। सर किसान ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या हम इस जीवामृत से बीज का उपचार कर सकते हैं, या फिर इस जीवामृत को हमें सिर्फ मिट्टी में ही मिलाना है, क्या हम इसका प्रयोग फसल के ऊपर नहीं कर सकते? इससे देखो, आपने सुना है बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत। अब मैं बताता हूँ इसका रहस्य क्या है। ये यही बैक्टीरिया, ये अभी जीवामृत है। बीजामृत कैसे होगा? आपको 5 किलो चने का बीज उपचारित करना है, तो 5 किलो चने के बीज को भिगोने के लिए कितना पानी चाहिए? 500 ग्राम। 20% नमी बनानी ना उसमें, बस। तो 20% नमी के लिए 500 ग्राम पानी चाहिए।
तो ये क्या करेंगे, 500 ग्राम पानी है और 100 ग्राम जीवामृत है, मतलब 5-6 हिस्सा पानी और ये, और मोटा बता दूं मिस्टेक हो गई, 10 हिस्सा पानी 1 हिस्सा जीवामृत। 10 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत मिलाइए और बीजों के ऊपर छिड़क करके मो दीजिए, टाट से ढक दीजिए। पूरा जीवामृत ये डाल देंगे और बुआई में लेट हो गया और ये इंटर मार गया अगर चने के बीज के अंदर, तो उसका जो जमने वाला हिस्सा है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए 1 लीटर जीवामृत 10 लीटर पानी, और ये हो गया बीजामृत, ये है जीवामृत। जैसे मैंने कहा बाल्टी में भरिए, 1 एकड़ में 40 जगह फेंका, ये क्या फेंका आपने, जीवामृत। और जब मैंने कहा 20 लीटर को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाइए सूखी हुई, ये क्या हो गया, घन जीवामृत। तो बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत क्या एक ही चीज है यार, अलग अलग कुछ नहीं उसमें। अब आपको वो जो बता रहे हैं उसमें चूना एक और ऐड हो जाता है, बस कोई जरूरत नहीं ऊना चूना की। और क्या प्रश्न है सर? कुछ किसान ये भी कहते हैं कि इसका प्रयोग हम फसल के ऊपर करते हैं, तो कुछ किसान ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इसका लाभ मिला, फसल के ऊपर हमने इसका छिड़काव किया तो हमें लाभ मिला, तो सर इसका क्या विज्ञान? देखो भाई, हमको दूध पीना चाहिए। अभी तो धार्मिक कुछ अनुष्ठानों में, धार्मिक अनुष्ठानों में लोग दूध से नहाते भी हैं और वो क्या कहते हैं, मुझे इसका फायदा मिला। ये जीवाणु जमीन के हैं, जमीन में जाने चाहिए। अब इसको कोई फसल के ऊपर स्प्रे करे और कहते फायदा मिला, फायदा नहीं मिलता। वो फायदा किस चीज़ का है, अगर रबी के सीजन में नवंबर दिसंबर का महीना है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल बहुत हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल हमेशा, आप घर में खिड़की दरवाजे बंद कर दो, एसी रूम हो, तब भी आप झाड़ू लगाते हो तो कुछ डस्ट मिलती है। वो क्या है, उनको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल, वो ज़मीन में सेटल्ड होते रहते हैं। ऐसे ही इस हवा में गोंग उड़ती रहती है डस्ट पार्टिकल की, धीरे धीरे वो बैठते भी रहते हैं। तो पत्तियों के ऊपर जब एक डस्ट की लेयर आ जाती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो थोड़ी सी बाधित हो जाती है। जब हमने जीवामृत को पानी मिला करके स्प्रे किया तो वो पत्तियों के ऊपर की डस्ट जो है ना धुल गई, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है थोड़ा फास्ट हो गया और किसान ने का लाभ हुआ। आज बहुत सारी कंपनियां लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का पानी, थोड़ा सा बदबू डाल देते हैं उसमें, पानी बेच रही कि इसका स्प्रे करोगे 3 बार तो फायदा होगा। ठीक है ना। होता क्या मित्र, रबी के सीजन में आप पानी का स्प्रे कर दोगे ना 3 बार तो फायदा होगा क्या कि डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। जैसे इस सीजन में आप देख रहे होगे, अच्छा फील कर रहे होगे क्या, इस सीजन में अगेन अगेन पत्तों की धुलाई हो रही है तो कितनी हरियाली दिखती है। बस इस हरियाली के साथ एक प्लस पॉइंट और है, एक तो धुलाई होती है, दूसरा ऊपर से बरसने वाले पानी के साथ नैनो फार्म में नाइट्रोजन भी होती है। तो पत्तियां डायरेक्ट, नैनो वाली नाइट्रोजन डायरेक्ट पत्तियां ले भी लेती, पत्तों की धुलाई भी हो गई और थोड़ा सा नाइट्रोजन भी मिल गया, इसलिए फायदा होता है। बट सोचें कोई जीवामृत के जीवाणु स्प्रे करने से फायदा होगा, इनका कोई रोल नहीं है वहां पर। ठीक है ना। तो ऐसी भ्रांतियां मत पालिए, आप वैज्ञानिक बनिए, दिमाग से काम लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उतना सुनिए। और क्या है, क्या सर ये जो 200 लीटर का हमने जीवामृत बनाया है, जो 200 लीटर का जीवामृत बनाया है, इसको हर पानी के साथ हमें देना है? नहीं, अभी सुनिए, अभी जो आपने जीवामृत सुना है वो कहते हैं 1 ड्रम बनाइए, पहले पानी में ले जाइए, टोंटी खोल दीजिए, पूरे खेत में चला जाएगा, फिर आइए, फिर बनाइए, फिर अगले पानी में डालिए, फिर तीसरे पानी में डालिए। देश का किसान सिर्फ इसलिए जीवामृत की, ये जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती में जो जीवामृत का विज्ञान है ना, देश का किसान इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे, इसमें झंझट बहुत है। नंबर 1, 200 लीटर का ड्रम खेत में कैसे ले जाएगा, बैलगाड़ी है नहीं। अगर ये कोई कहेगा खेत में बना लो तो कोई रात के अंधेरे में आएगा, इसमें लात मारेगा, जीवामृत फैला के ड्रम लेके चला जाएगा। बात समझ रहे ना। हमने यहाँ क्या बताया, 200 लीटर आपने अपने घर में बनाया, आज 1 एकड़ खेत में चने की बुआई होनी है, केवल यहाँ से 20 लीटर का कंटेनर ले गए,
डाल दिया, ड्रम आपका घर में सुरक्षित है। परसों 2 एकड़ में मटर की बुआई करोगे तो फिर ले जाना 40 लीटर, ठीक है ना। ये चक्कर। और बताओ सर, जीवामृत बना करके किसान ने खेत में डाल दिया, तो ये जीवामृत खेत में जाके करेगा क्या? मतलब क्या चीजें में बदलाव हमें देखने को मिल जाएगा? देखिए बदलाव कितने आएंगे मैं बता रहा हूँ। हम चूंकि 14 साल हो गया और ये जो जीवामृत है इसका मैंने अपने जब हमने बनाया था तो मैंने कहा था कि खेत का अमृत, हमारा नाम क्या था? खेत का अमृत। लेकिन देखा कि देश के किसानों को जीवामृत बहुत भ्रांतियां हैं, तो हम भी घुस गए जीवामृत में। सिर्फ उस भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने कहा ये भी जीवामृत। अब होने दो बहस, चल रही है बहस कि ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है। मैं कहता हूं करके देखो यार, जो अच्छा लगे वो करो। किसान ने क्या किया? आज करीब करीब 4 लाख किसान देश के इस जीवामृत को बना रहे हैं और सारे वो लोग हैं जो उस जीवामृत से उब चुके थे। क्यों? मैंने आपको क्लास में बताया, सबको फिर बोल रहा हूं कि 10 एकड़ का किसान पहली साल कायदे से जीवामृत बनाए और प्रयोग कर ले, पैदावार नहीं घटेगी, जितनी हो रही थी उतनी ही होगी। और अगर खेत में थोड़ा सा कार्बन की मात्रा ज्यादा थी तो हो सकता है ज्यादा भी हो, घटेगी उनकी जिन किसानों के खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.2 है, उनकी हो सकता है 5-10% घट जाए। नॉर्मली 90% की घटेगी नहीं और 10% की बढ़ेगी। उस वाले में क्या है, किसी किसान से पूछ लो देश के, हमारे पास तो सारे किसान वही वाले आते हैं। कल देखिए आप जलगांव के 3 किसान ले गए, आज सुबह सुबह वो MP के 3 किसान ले गए, एक किसान बेचारा यहाँ उड़ीसा का बैठा हुआ है, छत्तीसगढ़ का। ये क्यों है? वो वाला जीवामृत बना के देख चुके, उसमें गेहूं का उत्पादन अगर 1 बीघा में 10 कुंटल हो रहा था, जिसने भी बनाया वो कहता साहब उत्पादन में बहुत गिरावट आती है, 6 कुंटल उत्पादन केवल हुआ। तो वो भी क्या कहते हैं 1 एकड़ में करके देखो। क्यों? अगर आपकी टेक्नोलॉजी में दम है, जैसे मेरे पास दम है, मैं कहता हूं 100 एकड़ का किसान है, 100 एकड़ में करके देखे और घाटा हो जाए तो बताए। बस चीनी डालने में, इसको हिलाने में जो मैंने सिस्टम बनाया उसमें कोई गड़बड़ी मत करना। मेरा दावा है आपको फायदा ही फायदा होगा, बीमारी यानी नहीं। और मेरे साथ तो हजारों किसान वो हैं सब्जी वाले, वो कहते साहब पहले तो 50-60 हज़ार का पेस्टिसाइड लग जाता था, तो हम भी पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, सब आनंद ही आनंद है। ठीक है ना, इसलिए डालना है। मिट्टी में चलेंगे, आप खेत में घुसेंगे, जीवामृत डाल दिया है, जीवामृत डालने के 1 महीने के बाद खेत में घुसना, तो आप देखेंगे पहले आपका पाँव इतना धंसता था 1 अंगुल, अब आपका पाँव जो है 2.5 अंगुल धंसने लगा है। और ना विश्वास हो तो बगल के खेत में चले जाना जहाँ जीवामृत नहीं डला है, वहाँ घुस के देखना, तो लगेगा कि नहीं यहाँ मिट्टी हार्ड है, मेरे खेत की मिट्टी सॉफ्ट है। तो यानी जीवामृत ने क्या किया, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छा कर दिया। ये सब कुछ करेगा, ये शिव के गण हैं, ये माँ की जिंदा दिली है। जैसे ही खेत की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप सुधर जाएंगी। और कोई प्रश्न? सर, इस जीवामृत का ड्रम को हमें धूप में रखना है कि छांव में रख के ही बनाना है? भाई देखो सुन लो, ये भी प्रश्न है कि ये जीवामृत जब बनाएंगे ड्रम धूप में होना चाहिए कि छांव में? ये ड्रम छांव में होना चाहिए। लेकिन और सुन लो, जब ये ड्रम मैच्योर हो जाए, यानी 40 दिन का हो जाए, 200 लीटर का ड्रम, फिर आप इसको धूप में ला के रख देना। प्रारंभ में बैक्टीरिया बहुत कम है, माइक्रोब्स की संख्या कम है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो पानी हीटअप होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन जब माइक्रोब्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, फिर इस ड्रम को बिल्कुल तसती हुई धूप में रख देना, और दोपहर के 12 बजे जब टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसको हाथ से चलाना, थर्मामीटर डालना, इसका टेम्परेचर 35, 38, 36 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। यही तो ग्लोबल वार्मिंग का खेल है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सूरज बाबा ने कोई तीसरी आंख थोड़ी खोली है, जमीन के माइक्रोब्स खत्म हो गए, जलाशय सरफेस एरिया का पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गया, इसलिए लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जंगल में कहाँ ग्लोबल वार्मिंग है?
ये जब जाएंगे तो जमीन के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देंगे। आप नंगे पांव जमीन में चल सकते। और जब ये बैक्टीरिया नहीं होते, जमीन जब मर जाती है तो आप 2 मिनट के लिए पांव जूता उतार के खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये उसके रिफ्लेक्शन आएंगे। भोजन का खाएंगे ना, जीवामृत डाल के चना उगाइए, सब्जी उगाइए, सब्जी खाएंगे तो पुराने 40 साल पहले टेस्ट आएगा, पूरी पौष्टिकता होगी, उसको खा के आप बीमार नहीं होंगे। सब्जी की कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी साइंस है कि जब माँ खुश होगी, माँ स्वस्थ होगी तो दुनिया में सब खुशियां ही खुशियां आएंगी। और आज की तारीख में माँ बीमार है। माँ की बीमारी क्या कि माँ जिंदा नहीं है। माँ की जिंदा दली को मैं पेस्टिसाइड डाल के मार रहा हूँ। और मैंने परसों भी कल भी बताया था, मैं एक चीज़ अक्सर बोलता हूँ कि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने अपने लालच में, अपने स्वार्थ में जमीन को जानबूझ करके मारने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जमीन जब मर जाएगी, जमीन जिंदा नहीं रहेगी तो सबके कारोबार चलेंगे। आपका कारोबार बंद हो जाएगा, सबके कारोबार चलेंगे। तो जीवामृत आपका कारोबार खड़ा कर देगा, सबके कारोबार बंद कर देगा। और कोई प्रश्न आपका? कोई और प्रश्न? सर अंत में मैं ये पूछना चाहूंगी हाँ, सर अंत में मैं ये पूछना चाहूंगी कि जीवामृत हमने बना करके डाल दिया है तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जीवाणु हमारे खेत में निरंतर बने रहें। बिल्कुल। देखो, मैंने बोला आपने बरसात में जीवाणु डाल दिए, खरीफ की फसल ले ली, फिर रबी में डाल दिए, फिर रबी की फसल ले ली। रबी में आपने डाल दिया, गेहूं बोया है, पड़ोसी आए, बोले अरे भाई राधे श्याम, तुम्हारे खेत में दीमक लगी है। हो गया होगा, कोई फंगस लग गया होगा, कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई होगी, 4-6 पौधे उससे सूखे हुए देख लिए। तो सूखे हुए पौधे को खाने के लिए दीमक ऑलवेज प्रेजेंट रहती है। फिर सुन लो, दीमक हमेशा रहती है नेचर में, वो भगवान की माया है। तो जब कोई पौधा सूखने लगता है तो दीमक उसको खाने आ जाती है। तो आपने उखाड़ा और कहा दीमक है, तो किसी ने कहा घबरा दिया, आपको डरा दिया। शोले में मैंने बोला ना, शोले में क्या डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। तो लोग डराएंगे। आपके खेत में दीमक है, आपने भी तुरंत किसी एग्रीपेनोर को फुबारे दीमक के लिए, अरे क्लोरोपाइरिफास ले जाओ, रीजेंट ले जाओ, ये ले जाओ, जल्दी डालो। अब जीवामृत के जीवाणु मर गए। एक काम भूल के नहीं करना, अगर जीवाणु को इनोकुलेट कर दिया है तो जमीन में डाले जाने वाला कोई भी पदार्थ नहीं डालेंगे। इमरजेंसी में फोलियर स्प्रे में, पत्तियों में कोई प्रॉब्लम आप डाल लेना, लेकिन जमीन में कोराजेन, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, प्यूराडान, क्लोरोपाइरिफास ये सब बिल्कुल छूना नहीं है। एक सावधानी। दूसरी सावधानी कि कोशिश करना कि खेतों की मेड़ों पर कुछ छायादार अच्छे 2-3-4 जगह पेड़ लग जाए। शीशम का, जामुन का, नीम का, चिरौल का, अशोक का, मतलब जिसमें खूब घनी छाया रहती, पाकड़ का। तो क्या होता है, अप्रैल मई जून के महीने में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो पेड़ों के नीचे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, तो वहाँ ये जीवाणु जिंदा रहेंगे। जहाँ जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ेगी वहाँ के मर जाएंगे। गर्मी के बाद क्या आती है, बारिश। पहली बारिश आई, पानी इवेपोरेट हो गया। दूसरी बारिश आई, थोड़ी ज़मीन ठंडी हो गई, ठीक ठाक पानी बरस गया तो ठंडी हो गई। जैसे ही ज़मीन ठंडी होगी तो उस पेड़ों के नीचे जो माइक्रोब्स हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, मिट्टी की नमी, हाथ पांव तो है नहीं। जैसे ही ज़मीन में पानी आएगा, पानी के रास्ते से पूरे खेत में ये फैल जाएंगे। तो खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना और पेस्टिसाइड जो डेंजरस इंसेक्टिसाइड जमीन में डाले जाते हैं उनको नहीं डालना, ये 2 सावधानियां हैं। एक और प्रश्न है आपका। किसान भाई पूछ रहे थे कुछ। हाँ बोलो, किसका प्रश्न था? जी सर, हम कन्नौज से हैं। हाँ हाँ, तो कन्नौज में आलू की खेती ज़्यादा होती है। समझ। 2023 में हम डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का शिविर किए हाँ, तो उन्होंने जो विधि से बताया, जीवामृत, धनजीवामृत, दसपर्णी, तो हम बनाते हैं हाँ, और उसका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। और प्रयोग में आपने बताया कि उसके ऊपर, पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं करना। हाँ तो पहली बार हमने जब स्प्रे किया तो पूरा जीवामृत कर दिया था। हाँ जैसे 15 लीटर की टंकी ली, 15 लीटर उसमें जीवामृत भरा
और 15 लीटर आलू के ऊपर हमने छिड़क दिया। हाँ तो चौथे पांचवें दिन उसमें सब फसल पीली पड़ गई। हाँ फिर हमने वहां पे फोन किया, हमने कहा हमारी फसल तो गड़बड़ कर रही है, पीली पड़ गई। तो उन्होंने डोज पूछा, फिर बताया कि 15 लीटर में मात्र आप 3 लीटर डालेंगे। तो जब से हमने अच्छा आप इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। आपने ये कहानी सुनाई कि मैं वहाँ गया था, मैंने बनाया था ऐसे 10 पानी यार, जीवामृत, बीजामृत। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बता। जी सर, आपके बगल का किसान 1 बीघा में 100 कट्टा आलू पैदा करता है। वो 5 कट्टा डीएपी, 4 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा पोटास, 20 किलो जिंक, 20 किलो सल्फर और फिर जाइम वाइम देता है। मतलब 1 एकड़ का किसान 1 एकड़ में जब आलू की खेती करता है तो 19,000 का केमिकल वो डालता है। कुछ ज़्यादा भी हो जाता है, कुछ कम भी हो जाता है। आपने ये केमिकल बंद कर दिए पूरे और जीवामृत डाला, कितना पैदा हुआ? नहीं, केमिकल पूरा नहीं बंद किया है। कितना बंद किया? अब हम मतलब 1 एकड़ में 10 कट्टा लोग डालते हैं। हाँ, और हम 1 एकड़ में 5 कट्टा डालते हैं। अच्छा। उत्पादन कितना हुआ? उत्पादन हमारा बढ़ा है, बड़ा है। अब सुनो, अब मेरी सुनना। आप 1 एकड़ में आप बढ़ा दिया हो तो नहीं, मैं अभी आगरा में डिप्टी डायरेक्टर था तब की बता रहा हूँ। आगरा में, अलीगढ़ में जो मैंने देखा सुना है, जो लोगों ने मुझे बताया, आंखों से भी देखा है, 1 एकड़ में लोग 5 कट्टा डीएपी, 4 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा पोटास, 20 किलो जिंक, 20 किलो सल्फर, ये अमूमन है। हमने इस जीवामृत को वहां सैकड़ों किसानों को प्रयोग कराया। मैंने कहा 1 कट्टा डीएपी, 1 कट्टा यूरिया देना, 4 कट्टा डीएपी बची, 3 कट्टा यूरिया बची, पूरा पोटास खत्म, पूरा जिंक खत्म, पूरा सल्फर खत्म। उत्पादन किसी का घटा नहीं, जितना होता था उतना ही हुआ। दूसरा, जिसने कोल्ड पर रखा तो गुजरात के व्यवसायी उसकी आलू का 50 रुपया कट्टा ज्यादा भाव दिए, क्योंकि जब व्यापारी आता है, छल्ली निकलवाता है ना, तो देखता है छल्ली खुलवा करके कितना दाना जो है खराब हुआ। तो उसने देखा जीवामृत वाले खेत में कि इसमें एक भी दाना खराब नहीं हुआ और ना आलू ने नमी पकड़ी। तो व्यापारी खुद कहता है कि ये वाला आलू दे तो 50 रुपया बैग ज्यादा ले लो। ये हमारा भी बिका है। अब सुनना आप, तो आपने उस वाली विधि से किया और अभी फर्टिलाइजर आधा किया है। मैं क्या कह रहा हूं कि फर्टिलाइजर 80%, 90% साफ हो गया। करके देखो ना यार। एक कहानी मैंने आपको बता दी कि वो जो है अच्छा है, कर रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि कम से कम उन्होंने आग लगाई, जीवामृत फैलाया। हम उसको केवल संशोधित कर रहे हैं, जीवामृत की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। उसमें जो कमी रह गई, जैसे बरगद के मिट्टी ले आना। अब किसान पढ़ा लिखा नहीं है, अप्रैल में उसने भाषण सुना, मई में गया, बरगद एक गांव में था, झाड़ू लगती थी, नमी थी नहीं, वो ले आए मिट्टी, धूला, उसमें कहाँ बैक्टीरिया है, कहाँ उसमें माइक्रोब्स है। ये पूरी बात है, नहीं बताता ना कोई, ठीक है ना। चलिए आप ये करिए, आप दोनों करके देखिए, आप ये करिए, वो करिए, और जहां संतुष्टि मिले वो करिए। हमने तो, हमारा छोटा सा बाग है साहब। हाँ, और आपका भी हम प्रशिक्षण एक बार ले गए। हाँ, और सन तो हमको याद नहीं है, उस समय पुरानी बिल्डिंग में, और एक पंडित जी थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस समय भी हमको अच्छा लगा था। आपने बताए थे पौधे लगाइए, ताल खुदवाइए, हर खेत में थोड़ा ताल होना चाहिए। हम लोगों ने अभी क्या बताया, इस कल परसों तो आप लेट आए थे, कल का दिन पूरा, आज का दिन पूरा और कल का दिन पूरा, यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं इस स्टाफ के, मैंने सबसे कहा है कि भाई ये थीम है एग्रीकल्चर की ओरिजिनल, वही पढ़ाएंगे। जल, जमीन, जल, जंगल और जीव, इसके बाद बाकी कोई बात ही नहीं करेगा। जमीन, जल, जंगल और जीव का मैनेजमेंट ही खेती है। यूरिया डालना मिसमैनेजमेंट है, बीमारी को मारना मिसमैनेजमेंट है, कोई इंसेक्टिसाइड जमीन में डालना मिसमैनेजमेंट है। आदमी तो इस बगिया का माली है ना कि शैतान? नहीं, माली।
वहाँ तो शैतानी कर रहा है। बिल्कुल सही है। जिस व्यवस्था, जिस पत्तल में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। तो हम भगवान की जिस व्यवस्था में रहते हैं उसको बना के चलना ही प्राकृतिक खेती है, उसको कोई क्षति ना पहुंचे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये विषय पसंद आया होगा। ठीक है ना, नमस्कार।